Hello everyone, welcome to my channel. एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम इन एग्ज़ामी एनसीईआरटी है, यानी कि आपको एनसीईआरटी के थ्रू आपको बुक्स कवर कराई जा रही हैं सोशल स्टडीज़ की। ओके, ठीक है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हमने 6 to 12 लेना शुरू करा है। ठीक है, तो हमने बीच में हमने 6th क्लास भी हम करा रहे हैं, 9th क्लास शुरू कर दिया है। बीच में अगर आप चाहें तो आप कोई भी क्लास आप मुझे बता सकते हैं, वो आपको हम स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग 6th से चल रहे हैं और हमने यहाँ पे अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी में 9th स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ओके, तो आज हम करेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखते चलेंगे ये वाला चैप्टर। उससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति देखा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा था अपनी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का युग, यूरोप में समाज के परिवर्तन का युग देखते हैं हम। देखिए, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति के रूप में पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता, समानता और शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था ना कि फ्रांसीसी क्रांति में कैसे लोग समानता, स्वतंत्रता चाह रहे थे, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल्य परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हो, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था, है ना। ये देखा था हमने 18वीं सदी में क्या था, फ्रांस का जो समाज था मोटे तौर पे स्टेट्स और श्रेणियों में बटा था। हमने देखा था ना, पहला पादरी था, दूसरा अमीर वर्ग था और तीसरा जो था वो हमारा कौन था, जो हमारा निचला, हमारी जनता थी ना, वो निचला वर्ग था हमारा। तो भारत समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता का कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। तो समाज की जो आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, ये भी हमने देखा था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। लेकिन क्या हुआ था, क्रांति हुई थी उसके बाद इस संरचना का बदलना संभव दिखाई देने लगा था, है ना। तो यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर उसका नियंत्रण हो गया। इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, है ना। जो फ्रांसीसी क्रांति हमारी हो रही थी उसका असर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा था, है ना। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे लोगों में जा रहा था कि कैसे मतलब देश आज़ाद हुआ। तो देश मतलब कैसे आज़ाद होता है, लोगों को अपनी स्वतंत्रता चाहिए होती है ना, लोगों को समाजवाद, समानता चाहिए। तो ये सब चीज़ हमारा भारत भी जानने लगा था और भी जगह लोग अवेयर होने लगे थे इस चीज़ को देख के। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से अवेयर होने लगे थे लोग। तो फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया गया और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप के स्थितियों के बारे में पता चल रही बहस में कूद पड़े, है ना। तो क्या हो रहा था, लोगों को बहसें होने लगी। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। अब क्या था, यूरोप में सारे लोग इस पक्ष में नहीं थे कि परिवर्तन हो हमारे देश में। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे यह बदलाव धीरे धीरे हो, है ना। कुछ लोग चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो और कुछ लोग, देखिए, बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, है ना, कंजर्वेटिव्स थे। रूढ़िवादी को कंजर्वेटिव्स बोलते हैं ना, ये लोग थे रूढ़िवादी, यानी पुरानी सोच के थे। तो कुछ उदारवादी थे, कुछ लिबरल टाइप के लोग थे, या आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल थे, उनको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आमूल परिवर्तनवादी थे। तो समाधानों के पक्ष में थे, ऐसे समाधानों के पक्ष में थे। जो जनता थी, ऐसे लोग थे यूरोप में, सबकी अलग अलग सोच थी, तो सबके अलग अलग विचार थे।
है ना। कोई पुरानी सोच को लेके चल रहा था, कोई उदारवादी था, कोई कह रहा था कि मतलब उदारवादी था कि इन चीज़ों की छूट दे दो, कुछ चीज़ों की छूट मत दो, हमें सारी छूट नहीं चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए, है ना। तो कुछ लोग थे परिवर्तन चाहते थे, बिल्कुल पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते थे। तो अलग अलग सोच थी सबकी। तो समाधान के पक्ष में थे, ठीक है। इस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? उस समय के संदर्भ में कुछ ये शब्द जो रेडिकल, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, इस टाइप के जो वर्ड्स थे, इनका क्या मतलब था, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता, है ना। जैसे कि हमने रेडिकल, रूढ़िवादी और उदारवादी इस तरीके से हैं, तो शब्द हमने देखे, तो इनका हर बार, हर काल में और परिवेश में एक अर्थ नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया, ठीक है। समाज के रेडिकल पुनर्गठन का। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं शताब्दी के सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गए, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रेडिकल और उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, अब हम इनको समझेंगे, ठीक है। देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थन में समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का, जो समाज में परिवर्तन हो रहा था उनके समर्थकों में एक समूह जो था वो था उदारवादियों का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। उदार मतलब ये चाहते थे कि सबको, उदार का मतलब होता है ना बहुत ही मतलब उदार नेचर का इंसान जो होता है, ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब सबको बराबर का सब कुछ मिले। तो वो चाहते थे इसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, है ना। इस टाइप की एक विचारधारा आई थी। शायद आप जानते होंगे कि इस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, है ना। हम जानते हैं ना कि यूरोप में कौन से देश को, यूरोप के देश में प्राय कौन से धर्म को सम्मान दिया जाता था सबसे ज़्यादा। देखिए, ब्रिटेन के सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। जो ब्रिटेन की सरकार थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन क्या करती थी, कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ओके। और ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। जो उदारवादी समूह थे ना, वो क्या थे, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वो इस चीज़ का विरोध करते थे कि उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, ठीक है। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना क्या था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्या उनका वो था कि वो मतलब किसी का अधिकारों का हनन ना हो, लोगों के अधिकारों को, और उनके अधिकार छीने ना जाएं। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। जो समूह था वो लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना क्या था, वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए, ठीक है। किसको मिलना चाहिए, संपत्तिधारी को, वो चाहते थे। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे। देखिए रेडिकल, ठीक है। अभी हम देखिए रेडिकल देखेंगे। हमने उदारवादी देख लिया, फिर रेडिकल, फिर हम रूढ़िवादी देखेंगे। तो पहले हमने उदारवादी देखा, उदारवादी का क्या नेचर था, है ना। अब हम देखेंगे रूढ़िवादी नहीं, सॉरी, अब हम रेडिकल्स को देखेंगे। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन में आधारित हो।
जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। इनमें से जो रेडिकल्स थे कुछ महिला मताधिकार के समर्थन में भी थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारियों के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई मतलब बहुत बड़े बड़े जो जमींदार और संपन्न उद्योगपति थे, ठीक है, उन्हें बड़े बड़े विशेष अधिकार मिले, वो नहीं चाहते थे। ये रेडिकल्स लोग जो थे वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये नहीं चाहते कि कोई निजी संपत्ति ना रखे, वो विरोधी नहीं थे इस चीज़ के, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध ज़रूर करते थे। जो 3 विचारधाराएं थीं हमने देखी, पहली उदारवादी थी, दूसरी रेडिकल थी, तीसरी रूढ़िवादी थी। जिसमें जो रेडिकल्स थे ये चाहते थे कि महिलाओं को भी मताधिकार मिले, है ना, महिलाओं को मताधिकार मिले, प्लस जो उद्योगपति और जो ज़मींदार लोग थे, है ना, उनके विशेष अधिकार ना होने, उस चीज़ के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध ज़रूर करते थे। यानी कि कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होना, वो भी उस चीज़ के भी खिलाफ थे, है ना, जिससे पूरी जनता, पूरे हमारे देश की जनता पल सकती है, उसकी जगह सिर्फ 1 या 2 या 10-15 लोग के पास ही उतनी संपत्ति हो, तो उस चीज़ के खिलाफ थे। जैसे कि आज ये अभी हम देखते हैं ना, अभी हम अपने जो सबसे रिचेस्ट पर्सन हमारे इंडिया के हैं, क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी जी, है ना, उनके बारे में देखते हैं तो उनके पास कितनी सारी संपत्ति है ना, इतनी सारी संपत्ति का संकेंद्रण है ना। अगर उनकी संपत्ति का कुछ पार्ट, है ना, जनता को मिलता है तो काफ़ी जनता ग्रो कर सकती है ना। तो इस तरीके की संपत्ति के खिलाफ थे वो लोग। अब रूढ़िवादी तबका, रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब जो रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी तो आप समझते हो, रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो अपनी सोच, पुरानी सोच को रखते हैं, है ना, उनको रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप जैसे शब्द देखते हो ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये कैसा शब्द है, क्या है। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी सोच के साथ रहते हैं। देखिए ये क्या थे, ये रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। अब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद ये लोग भी बदलाव को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। पुराने समय में क्या होता था, यानी 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तनों के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते भी वे मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अतीत मतलब पुरानी चीज़ों का सम्मान किया जाए। ये चाहते थे कि वो अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ना ठुकराया जाए। वो चाहते थे कि जो अतीत चला आ रहा, हमारा पास चला आ रहा है, उसको पूरी तरह से ना ठुकराया जाए, उसको साथ में लेकर बदलाव किया जाए हमारे समाज में। ठीक है, और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, वो चाहते थे, और बदलाव की जो प्रक्रिया हो वो धीमी हो। ठीक है बच्चों, देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आगे हम क्या देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद जो राजनीतिक उथल पुथल हुई थी उसके दौरान क्या होता, सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय केंद्रण के विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट किया। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब हम सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिक समाज को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है ना, जिससे कि आप फिर बोर फील करते हो, है ना। तो हम यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए आपको क्या पार्ट इसमें पसंद आया, आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है, और भी अगर आप चाहते हो कि हमारे जो वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए तो आप इम्प्रूवमेंट के बारे में मुझे बता सकते हो, तो हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए तब करेंगे जब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो होगा, जो कि आप लोग करेंगे, है ना, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि इसमें आइए, आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर मिलेंगे सीरियल वाइज, और प्लस आपको क्या मिल रहे हैं, आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी जानने को मिल रहा है हमारे इस वीडियोज़ में, है ना। जब आप इस चैनल को ग्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे हम इसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके,
है ना। बाकी सब्जेक्ट्स भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, जिसका नाम है एग्ज़ामी एनसीईआरटी। ओके, चलिए आज बहुत लॉन्ग हो गया वीडियो, नेक्स्ट टाइम से इतना लॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू, बाय एवरीबॉडी।